पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद से कांग्रेस मोदी सरकार से कई सवाल पूछ रही है, जिसका जवाब तो सरकार के पास नहीं है। उल्टा अब बीजेपी के नेता उलजलूल बयान देकर कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोनों पार्टियों के बीच जमकर वार पलटवार शुरू हो गया है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई राहुल गांधी के बयान से, जिसमें उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछ लिया था, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए राहुल और कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश की, तो पार्टी और सांसद दोनों खुद ही गिर गए। और तो और राहुल गांधी ने विदेश मंत्री पर फिर से आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी ने जयशंकर के एक वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर साझा किया और कहा कि क्या जे बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है। पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा समर्थन क्यों नहीं किया, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से जयशंकर के लिए इस्तेमाल किए गए जे शब्द का मतलब जयचंद जयशंकर है। हाल ही में भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें नए जमाने का मीर जाफर बताया था, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए जयशंकर को आज के युग का जयचंद करार दिया है। इससे पहले राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि राहुल गांधी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने ये समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत पाक एक दूसरे से करेगा। क्या ये समझौता देशद्रोह है? इस पर पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत को खूब खरी खोटी सुनाई थी। पवन खेड़ा ने कहा था कि इस व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि फरवरी 1991 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव पहले ही घोषित हो चुके थे। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी पार्टी सहयोगी नीरज शेखर से संपर्क करें। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि निशिकांत दुबे बार बार अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं, यानी कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी को ही फंसा दिया। एनडीए में दरार पड़ गई है, ये सवाल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के एक ऐलान के बाद से उठने लगा है। अपना दल एस की प्रमुख केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को प्रयागराज में ऐलान किया कि यूपी पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। पंचायत के चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें पंचायत चुनाव में पूरा अवसर दिया जाएगा। इस तरह से अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया कि 2026 में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी के खिलाफ पूरे दमखम के साथ उतरेंगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में साथ होने के बावजूद अनुप्रिया पटेल ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया। इसको लेकर जानकारों का कहना है कि अनुप्रिया पटेल कई मौकों पर योगी सरकार की आलोचना करती रही हैं, यानी योगी सरकार के साथ उनकी तनातनी की खबरें आती रहती हैं। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल बीजेपी की सहयोगी को धीरे धीरे खत्म करने की नीति से वाकिफ हैं। इसलिए वो अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। एक तरह से अनुप्रिया पटेल पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल मान रही हैं। अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो अनुप्रिया पटेल 2027 में बीजेपी पर दबाव बना सकती हैं, सीट बंटवारे में बार्गेन कर सकती हैं। खैर, वजह जो भी हो, फिलहाल अनुप्रिया के ऐलान ने सियासत को गरमा दिया है। फतेहपुर सिकरी ब्लॉक की तिरंगा यात्रा का आयोजन मंडी मिर्जा खान से खेड़ा जाड़ तक रही। इसमें मंडल अध्यक्ष ओमकांत डागुर के नेतृत्व में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष सोनू चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र फौजदार, सांसद भाई प्रमोद चाहर, जिला मीडिया प्रभारी हेमेंद्र तिवारी, जीडी चाहर, गिरीश प्रधान, समस्त मंडल पदाधिकारी व समस्त सम्मानित कार्यकर्ता क्षेत्रवासी मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र फौजदार जी के दो शब्द सुनना चाहेंगे तिरंगा यात्रा के बारे में। देश के सम्मान, देश के शहीदों के सम्मान में, देश के वीर सैनिकों के सम्मान में दो शब्द। इस देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा बोला था, एक गीत बोला था और कहा था कि सौगंध से मुझे इस धरती की देश नहीं मिटने दूंगा। उस नारे को चरितार्थ करने वाला ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, जब भी दुश्मन ने हम पर आक्रमण किया है, आक्रमण करने का प्रयास किया है, दुस्साहस किया है, तो उसी की भाषा में जवाब दिया है। यह नए भारत है। इस नए भारत में नए संकल्पों के साथ इस देश का जनमानस जग गया है और देश के साथ
और मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तिरंगा यात्रा उन नौजवानों, उन सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके अभिनंदन के इस देश में निकाली जा रही है। आप देख रहे हो कितना उत्साह है, पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी और इस देश के सामान्य जनता और इस देश के सैनिक, जिनके कारण से आज हम देश ने गौरव का दिन देखा है। यह यात्रा है भारत माता के गौरव की। कुछ लोगों ने तिरंगा यात्रा के बारे में भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके मनोबल में गिरावट आएगी, उस पर क्या कहेंगे? ऐसे लोग पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सदैव इस तरह के लोग रहे हैं जो देशघाती हैं, देश विघातक हैं, और उन षड्यंत्रों को भी देश समझ चुका है। अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। इस देश का सामान्य जनता जाग गई है और उस जागरण का हमको संकल्प इस देश में अब दिखाई भी दे रहा है। ये तिरंगा यात्रा निकाली है, सैनिकों के सम्मान में दो शब्द जानना चाहेंगे। मैं ओमकांत डागुर, मंडल अध्यक्ष भाजपा फतेहपुर सीकरी देहात से। आज पहले भी हमें विगत दिनों में 2-3 दिन पहले हमने तिरंगा यात्रा फतेहपुर सीकरी नगर में विशाल निकाली थी, लेकिन अभी ये तिरंगा यात्रा हमारे मंडल फतेहपुर सीकरी देहात की, जो कि मंडी मिर्जा खां के मेन चौराहे मंदिर से स्टार्ट होकर और हमारे डावर तक रहेगी। इसमें करीब करीब हमारे 700-800 संख्या में हमारे पार्टी के पदाधिकारी, क्षेत्र बंधु और हमारे कार्यकर्तागण मौजूद हैं। इसमें हमारा एक सीधा सा मोटिव है, हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक सीधा सा मोटिव यह है कि हमारे जो देश के वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनको नमन, श्रद्धांजलि, और उनके जो परिवार वाले हैं उनको हम उनका भी सम्मान, तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करेंगे कि उनके वीर जवान जो कि हमारे सेना पे भर्ती हैं, जो लगे हुए हैं हमारे बॉर्डर पे, उनका भी हम दिल से धन्यवाद, स्वागत देना चाहेंगे कि इस तरह 24 घंटे वो देश की सेवा करते करते हमारे यहाँ एक खुशी के माहौल बनाते हैं। और मैं बार बार अपनी क्षेत्र की जनता अभिनंदन करना चाहूंगा सभी लोगों से कि ये हमारा एक बड़ा खुशी का माहौल है। पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा नगरों में, शहरों में, गाँव में धीरे धीरे निकल रही है, और आप पीछे देख सकते हैं किस प्रकार बड़ा माहौल हमारे यहाँ करीब 700-800 की संख्या में पूरा माहौल बना हुआ था, जो बहुत बढ़िया भव्य ये तिरंगा यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहलगांव में जो हमारी माता बहनों के साथ में आतंकवादियों ने दुस्साहस किया था, जा करके अपने मोदी को बता देना, बदले में हमारे देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, 2 बेटियों के माध्यम से, केवल देश की 2 बेटियों ने वो पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। उसी के उपलक्ष्य में जो ऑपरेशन सिंदूर देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आयोजन किया गया था, आह्वान पर आयोजित हुआ था, उसके तहत पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। हम लोग उसी के तहत ये तिरंगा यात्रा देश में निकाल रहे हैं। सैनिकों के सम्मान में 2 शब्द। जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जिन लोगों ने उजाड़ा था, उसी ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर मोदी जी ने उन आतंकवादियों के परिवारों का सिंदूर भी उजाड़ने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था, अगर ये युद्ध कुछ दिन और चल जाता तो आगे से अगर पाकिस्तान साफ हो जाता है, लेकिन युद्ध की रणनीतियां होती है, केवल हमको अपनी माता बहनों के जो मान सम्मान और सिंदूर का बदला लेना था वो मोदी ले चुके हैं, और आतंकवादियों के सारे जो कैंप है वो नष्ट हो चुके हैं। अगर दोबारा इस प्रकार की कोई घटना होगी तो पूरे इसी प्रकार का हमला किया जाएगा, और आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालकर मोदी जी का समर्थन और सेना नानियों का और जो सेना के नौजवान, सेना के जवानों का समर्थन किया जा रहा है। सैनिकों के सम्मान में 2 शब्द। जो आतंकवादियों ने हमारी बेटियों की जान उजाड़ी है, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदुस्तान की सेना में वो दम है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारेंगे, और जिन्होंने सिंदूर मिटाया है बार बार धन्यवाद, और हमारे देश की सेना को बार बार धन्यवाद। हमारी 2 बेटियों ने जो परचम पाकिस्तान के अंदर जाकर हवाई हमला करके जो कर दिखाया है कि हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं है, इन बेटियों ने आतंकवादियों को दिखा दिया है, पूरे विश्व को उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। मैं उन्होंने बहुत हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, और ये हमेशा हमारे देश के लिए ऐसे ही प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। धन्यवाद। सैनिकों के सम्मान में 2 शब्द।
मार गिराया, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के तालपुर में सेना ने जवाबी कार्रवाई की, उस सेना के सम्मान में हम लोग पूरे देश भर में जो शहीद हुए उनके नमन और जो मेरे देश के सम्मान में बहुत बहुत बधाई और सम्मान के प्रतीक जो देश के सैनिक हैं उनके बलदेव थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक से हथियारबंद बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश युवक से 1,96,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट के बताया जा रहा है कि बलदेव के गांव भरखिया निवासी शशिकांत पुत्र दिगंबर सिंह शुक्रवार शाम मोटरसाइकिल से आगरा खरीदारी के लिए जा रहे थे। जैसे ही कचनऊ चौराहा से आगे गढ़ी रंजिता के पास पहुंचा तभी से पीछे से बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने बाइक रुकवाकर हथियारों के बल पर कंधे पर लटका बैग लूट लिया। पीड़ित ने बताया कि बैग में कागजात और 1,96,000 रुपए के अलावा जेब में रखे मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। लूट की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित से जानकारी कर बदमाशों की तलाश में जुट गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस टीम ने आसपास में लगी सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दी। बताया जाता है कि लूट की घटना को अंजाम देते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हर एंगल से जांच की जा रही। जल्द ही घटना का खुलासा कर लुटेरों को जेल भेजा जाएगा। बिहार के ग्राम न्यामतपुर में स्थित एक प्रमुख तालाब वर्षों से प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। सौंदर्यीकरण और गहरीकरण के अभाव में तालाब में जलकुंभी, कूड़ा कचरा और गंदगी का अंबार लग चुका है। इसके चलते तालाब की जल धारण क्षमता समाप्त हो गई है और पानी की निकासी पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान और संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप तालाब अब दुर्गंध और बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। गांव वासियों की मांग है कि प्रशासन तत्काल तालाब की सफाई, गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू करे ताकि गांव का पर्यावरण सुधरे और पानी के उचित संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम उठाया जा सके। सरकार में भ्रष्टाचार जारी दूसरे दिन भी बनी सड़क से उखड़ने लगी है गिट्टियां। ग्रामीणों ने जताया रोष, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मामला निबोहरा क्षेत्र के नंदापुरा मार्ग का है। निबोहरा से नंदापुरा के लिए जाने वाली 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क डालने के दूसरे दिन उखड़ने लगी। सड़क का कार्य ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें डाबर की जगह काला तेल प्रयोग किया गया है, जिसके चलते दूसरे दिन ही गिट्टियां लोग हाथ से समेटने लगे हैं और जब लोग निकलते हैं तो अपने आप गिट्टी उखड़ने लगती है, जिसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और विरोध जताने लगे। लोगों का कहना है कि जहां एक तरफ योगी सरकार ईमानदारी का ढिंडोरा पीट रही है तो वहीं ठेकेदार आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सड़क की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है जो लगभग 2 किलोमीटर लंबी है, लेकिन दूसरे दिन ही गिट्टी सड़क से उखड़ने लगी है। इससे तो मिट्टी मजबूत होती है और ऐसे ठेकेदार के विरुद्ध जांच कराकर कार्रवाई करनी चाहिए तथा सरकार के पैसे पर भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। तो वही अजमेर राज सिंह जिला वरिष्ठ प्रकोष्ठ सह संयोजक बीजेपी ने कहा है कि इस सड़क को लेकर शीघ्र ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे और भ्रष्ट ठेकेदार के खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई की मांग करेंगे। इस दौरान राजेंद्र सिंह, नीरज कुमार, रविंद्र सिंह, महेश लोकेंद्र सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। आपका अजमेर सिंह, कौन सा गांव है? गरीब यहाँ जिला वरिष्ठ प्रकोष्ठ सह संयोजक बीजेपी। क्या मामला है? मामला ये है कि सड़क डालने वालों से हमने कहा था कि इसको सही तरह से डालो। इन्होंने कहा कि अच्छी गिर रही है, तो हमसे पीछे जो नन्नापुरा के नीचे गिरी है वो मशीन से डाली गई है। यहाँ हाथों से बिछा रहे हैं ये लोग। हमें जो भी मशीन चला लो कि हम नहीं चलाएंगे, मैं ये क्या काम है मशीन चलाओ, फिर तुम मशीन से तय कर लो, उल्टे और हमसे बोले। अच्छा, आपने इस मामले की किसी अधिकारी से शिकायत मैंने PW को लखनऊ फोन किया था और उन्होंने कहा कि नेट पर डाल दो इस बात को लिख के और फोटो खींच के। मैं इतना जानता नहीं फोटो खींचना, इसलिए मैं डाल पाई ना। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं दोबारा गिननी चाहिए मशीन द्वारा, मतलब ये तो लिप नहीं कर रहे हैं। देखो तो क्या हाल हो रहा है, क्या ताकि उठा लो फसल घरवाड़ी का ताकि तो नहीं खोलो ले साहब कहाँ करी है, कहाँ करी है, देखो कहाँ करी है और देखो क्या कहाँ देखो मेरे हाथ में जा रहा है, जा बजे तो कर देखो तो कहाँ देखो देखो साहब और आगे देखो और आगे देखो और यहाँ देखो यहाँ उठा को बसेड़ी के ग्राम पंचायत गुर्जा के ग्राम रामपुरा अमरपुरा स्थित
शमशान घाट को निरंतर परिवादियों की शिकायतों पर उपखंड अधिकारी सुधारानी मीना एवं तहसीलदार ब्रजेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशासन की एक टीम गठित कर शमशान को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए भेजा। टीम प्रभारी सलेमपुर हल्का पटवारी गजेंद्र सिंह जगह में ग्राम पंचायत गुर्जा सरपंच प्रतिनिधि ग्राम विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी मौके पर शमशान घाट पहुंचकर अतिक्रमण मुक्त करवाया। फरियादियों में अहम भूमिका राष्ट्रीय राजपूत सेना संगठन के संस्थापक अमित परमार और इसी के साथ नहरपुरा। इस मौके पर ग्राम पंचायत गुर्जा सरपंच प्रतिनिधि निरोतीलाल ग्राम विकास अधिकारी दिव्या वर्मा महेश मतादीन सियाराम आदि ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा गठित टीम का और उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक कार्यशाला में अपने संबोधन को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि जाति जनगणना सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों को देश की सत्ता संरचनाओं में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, चाहे वो मीडिया हो, नौकरशाही, न्यायपालिका, कॉरपोरेट सेक्टर या फिर उच्च शिक्षा। इन समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है। इसका हल निकालने के लिए खड़गे ने जातिगत जनगणना को जरूरी बताया ताकि सही आंकड़े सामने आए और नीतियां बनाई जा सकें। खड़गे ने एक्स पर लिखा, जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई नया नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने इसे लगातार उठाया है। मैंने खुद अप्रैल 2023 में पीएम को पत्र लिखकर यह मांग दोहराई थी कि जातिगत जनगणना को तत्काल शुरू किया जाए। ये भारतीय लोकतंत्र का नैतिक दायित्व है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी मांग की कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) को लागू किया जाए ताकि निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, दलित और आदिवासी छात्रों को आरक्षण मिले। साथ ही उन्होंने 50% आरक्षण की सीमा पर नए आंकड़ों के आधार पर फिर से विचार करने की भी बात कही। तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण को मिसाल बताते हुए उन्होंने केंद्र से ऐसा ही पारदर्शी मॉडल अपनाने को कहा। कांग्रेस प्रवक्ताओं से अपील करते हुए खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे को जनता तक तथ्यों और संवेदनशीलता के साथ ले जाना उनकी जिम्मेदारी है। इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि वैचारिक प्रतिबद्धता बताते हुए उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर ऐसा भारत बनाने की अपील की जहां हर नागरिक को सम्मान और समान अधिकार मिले। भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता ही जा रहा है और अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक की तैयारी में है। भारत वर्ल्ड बैंक से अपील करेगा कि वो जून में पाकिस्तान को मिलने वाले 20 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी पर फिर से विचार करे। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर सकता है और आतंकवाद पर इन्हें खर्च कर सकता है। इसके अलावा भारत FATF से भी अनुरोध करेगा कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला जाए। FATF की ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और हथियारों के प्रसार को रोकने में कमजोर होते हैं। इन देशों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इससे पहले 2018 में भी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। ऐसे में अगर भारत की ये अपील मंजूर कर ली जाती है तो आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज पर टिकी हुई है और जब कोई देश ग्रे लिस्ट में आता है तो वहाँ निवेश की कमी होती है। साथ ही वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसे कर्ज भी मिलने में कठिनाई आती है और इसके साथ ही राजस्व भी कम हो जाता है। फिलहाल पाकिस्तान को सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, IMF की तरफ से भी कर्ज दिया गया है। इसका भी भारत ने कड़ा विरोध किया। भारत ने IMF से पाकिस्तान को लोन नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। इसके बावजूद IMF ने 9 मई को पाकिस्तान को अतिरिक्त 1 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी, जिसके कारण उसकी काफी किरकिरी हुई और अब इस पर उसकी तरफ से सफाई भी दी गई। इस बेल आउट पैकेज का बचाव करते हुए IMF ने कहा कि उसका बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि पाकिस्तान ने लोन पाने के सभी नियमों का पालन किया है। अब ऐसे में भारत की इस आर्थिक स्ट्राइक से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। आगरा से बड़ी खबर। आगरा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के ताजगंज वार्ड में एक अवैध कॉलोनी को किया गया ध्वस्त। ताजगंज वार्ड में प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा अवैध कॉलोनी के ध्वस्तीकरण के दौरान अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध करने पर अधिकारियों ने समझाया। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने लोगों से कहा कि कोई भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट मकान न खरीदे। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कॉलोनी में भी
जो है प्लॉट या फिर मकान खरीदे और ऐसे में उक्त कॉलोनी का लेआउट एडीए से पास नहीं होने के कारण ही की जा रही है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। एडीए के ताजगंज वार्ड में अब तक कई दर्जनों अवैध कॉलोनियों को किया जा चुका है प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त। आगरा विकास प्राधिकरण के ताजगंज वार्ड के क्षेत्रांतर्गत दिनांक 23 मई 2025 को मौजा बमरौली अही शमशाबाद रोड आगरा पर लगभग 18,000 वर्ग मीटर में विकसित की जा रही है अनाधिकृत कॉलोनी पर प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीमों सचल 10। बीच बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना अछनेरा से, जहां अछनेरा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी राजन को गिरफ्तार किया है। गांव के ही युवक ने की थी महिला की हत्या। महिला की हत्या के बाद शव को भूसे में छिपाया। हत्या आरोपी राजन की महिला से थे अवैध संबंध। अन्य युवकों से बात करने पर महिला की हत्या हुई है। जहां खेत पर बुलाकर राजन ने गला दबाकर हत्या किया। आरोपी ने भी की थी आत्महत्या की कोशिश। आगरा की अछनेरा पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद कर ली और सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां पर उसे जेल भेज दिया गया है। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। सियासत में हंगामा मच गया है और वजह है बीआरएस नेता के कविता का अपने पिता के चंद्रशेखर राव को लिखा एक पत्र। इन 6 पन्नों के पत्र में कविता ने अपने पिता और बीआरएस चीफ केसीआर के बीजेपी के प्रति नर्म रुख पर सवाल उठाए हैं। कविता ने लिखा, डैडी, जिस बीजेपी ने मुझे परेशान किया उसके लिए आपकी ये नरमी क्यों? कविता ने 2 मई को लिखे इस चिट्ठी में बीआरएस की दिशा और नेतृत्व पर निराशा जताई। उन्होंने वारंगल में पार्टी की 25वीं स्थापना दिवस की बैठक में केसीआर के भाषण की आलोचना की, जिसमें बीजेपी पर सिर्फ 2 मिनट बोला गया। कविता का कहना है कि इस नर्म रुख से बीजेपी के साथ गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस से जनता का भरोसा उठ रहा है और लोग बीजेपी की ओर देख रहे हैं, जिसका बीआरएस को फौरन मुकाबला करना चाहिए। कविता ने पार्टी के भीतर और भी मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि सीनियर नेता और जमीनी कार्यकर्ता केसीआर से मिल नहीं पा रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में हताशा है। वारंगल बैठक में वक्फ विधेयक, 42% बैकवर्ड रिजर्वेशन और एससी कैटेगराइजेशन जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। कविता ने पुराने नेताओं पर तेलंगाना आंदोलन की भावना को भुलाने और टिकट के लिए पैरवी करने का आरोप भी लगाया। हालांकि कविता ने कुछ अच्छी बातों का जिक्र किया, जैसे जनसभा की ऊर्जा और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम न लेने का फैसला। लेकिन इस खत ने बीआरएस में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस ने इसे भुनाते हुए बीआरएस बीजेपी के कथित गठजोड़ और पार्टी के अंदरूनी कलह को उजागर किया। केसीआर ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कविता के इस कदम से नई पार्टी, विभाजन या सुधारों की अटकलें तेज हो गई हैं। तेलंगाना की सियासत में सबकी नजर अब के कविता पर है कि ये चिट्ठी बीआरएस के लिए नया मोड़ लाएगी या सिर्फ हलचल मचाकर रह जाएगी। 10 मई को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। इस बैठक के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन बैठक से पहले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन शासित राज्यों ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और गैर बीजेपी शासित राज्यों के फंड को रोका जा रहा है। ऐसे में इस बैठक को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। हालांकि पिछली बार इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन इस बार इस बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पंजाब के सीएम भगवंत मान हिस्सा लेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी दिल्ली आ रही हैं। साफ है, इंडिया गठबंधन इस बार पूरी रणनीति के साथ सरकार से भिड़ने को तैयार है। बता दें कि पिछले साल हुई नीति आयोग की बैठक का इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार कर दिया था। सिर्फ ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई, लेकिन वो भी बैठक बीच में छोड़कर चली गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने उन्हें बोलने नहीं दिया। इस बार ममता के आने पर संशय बना हुआ है, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में पानी का मुद्दा उठाएंगे। वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि राज्य के हक की आवाज उठाने के लिए वो इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं। वैसे इस बैठक में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच नीतीश कुमार दिल्ली आ रही हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद 25 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनडीए के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होनी है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्रियों को ही इसकी जानकारी क्यों दी जा रही है, विपक्ष को क्यों नहीं।